Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Rabna Majidun. I am working as an assistant professor in the Department of Computer Sciences at Comps University Islamabad Hyderabad campus. In today's lecture, we'll discuss the functions in C. इससे पहले भी हम पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ डिस्कशन की थी फंक्शंस के बारे में सी लैंग्वेज के अंदर, जिसमें हमने बेसिकली सीखा था कि फंक्शंस सी में क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत पेश क्यों आई है, क्यों क्यों फंक्शंस हम बनाते हैं, फंक्शंस की टाइप्स क्या हैं हमारे पास। उसके बाद हमने फंक्शंस के जो कॉलिंग बिहेवियर है उसको देखा था, फंक्शन एग्जीक्यूशन बिहेवियर देखा था, फंक्शन कॉल कैसे होती है और फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन के अंदर वैल्यू किस तरह पास होती हैं, और ये सारी डिस्कशन हमने पिछले वाले लेक्चर में की थी। आज के लेक्चर में उसी लेक्चर्स से आगे कुछ मज़ीद डिस्कशन है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन हैं। उसके साथ हम एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ जाएंगे जिसको हम रैंडम का फंक्शन बोलते हैं, उसको हमने डिटेल में चेक करना है। उसके साथ हम कॉल बाई वैल्यू जो है उसको देखना है, और कॉल बाई वैल्यूज़ के ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। और कुछ इस लेक्चर के दौरान कुछ प्रोग्राम्स ऐसे आएंगे जो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट्स आपके मज़ीद क्लियर करेंगे। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास के हिसाब से आपको एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहाँ पे देता हूँ कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप एक फ़ंक्शन बनाएं जिसमें मैन से 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं वो एक फंक्शंस को पास करें लूप के अंदर रख के, और आपकी जो फंक्शन कॉल हो रही है और कॉल फंक्शन में उनकी कंप्यूटेशन हो, कंप्यूटेशन किस टाइप की, वो जो वैल्यू जा रही है उसका स्क्वायर फाइंड हो और वापस कॉलिंग फंक्शन को मैन के अंदर रिटर्न हो, उसका वहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो। इस प्रोग्राम का सरसरी से हम रिव्यू लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन हमने जो बनाया है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस सिक्योर के नाम से, और इसकी रिटर्न टाइप हमारे पास क्या है, इंट है, और एक वेरिएबल उसके अंदर हम टी टाइप का पास कर रहे हैं। ये इसका प्रोटोटाइप हो गया। मैन के अंदर हमने एक लूप एक्स इसका काउंटर था 1 से लेकर 10 तक चलाई, और हर लूप की इटरेशन को हम जो स्क्वायर का फंक्शन हमने डिफाइन किया उसके अंदर पास कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं, square of 1, square of 2 until unless we reach the value 10. Each time the value of x is incremented, that value is passed to this function square, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो उस वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू ऊपर से आई है उसका स्क्वायर फाइंड होगा और वैल्यू मैन में रिटर्न होगी यहाँ पे, और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। दूसरा प्रोग्राम आपके लिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया था कि हमारे पास 3 नंबर हैं, तो हम मैन से एक फ़ंक्शन को पास करेंगे, और हमें जो कॉल्ड फंक्शन नीचे होगा वो हमें जब मैन में रिटर्न करेगा वैल्यू, तो क्या करेगा, उनमें तीनों का जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसकी वैल्यू हमें रिटर्न कर दे। 3 नंबर हमने यहाँ पे लिए, और तीनों नंबर को हमने मैक्सिमम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमें इन तीनों का मैक्सिमम फाइंड करना है कि विच नंबर इज़ द मैक्सिमम। तीनों नंबर दिए, और उनको हमने मैक्सिमम फंक्शन को पास किए, तो तीनों वैल्यू जो हैं इसकी यहाँ पास होकर आ गई इंट एक्स, इंट वाई, एंड जी के अंदर। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसको एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी जो यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन में आएगी, तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। हमने इसकी लॉजिक में क्या किया कि अस्यूम कर दिया कि इंट मैक्स का नंबर लिया, हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने एक्स की वैल्यू को रख लिया, अस्यूम दैट एक्स इज़ द लार्जेस्ट। और फिर हमने चेक किया कि अगर वाई जो है वो इस मैक्स से बड़ा है तो हम मैक्स के अंदर वाई स्टोर कर देंगे कि अब मैक्स जो है वो मैक्सिमम वाई हो गया। और उसके बाद फिर हमने चेक किया कि जो z की वैल्यू है अगर वो मैक्सिमम से बड़ी है, अभी मैक्स में y पड़ा हुआ है, इसका मतलब है हम z को y के साथ चेक करें, इफ़ z इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम तो मैक्स को हम z असाइन कर देंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास आखिर में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी z की आ जाएगी। तो जब हम इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन से इस ब्रांचिंग से बाहर निकलेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास मैक्स के अंदर एक वैल्यू पड़ी होगी जो लार्जेस्ट होगी अमंग दी एक्स वाई एंड जी, और वो वैल्यू रिटर्न करने हैं, रिटर्न मैक्स की वो वैल्यू सीधी चली जाएगी हमारे पास यहाँ कॉलिंग पे, और वहाँ पे जिसकी वैल्यू जब आएगी, ये वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं इस जगह पे, द मैक्सिमम नंबर इज़ परसेंट डी, तो वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। लाइब्रेरी फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, ये जो हमारे कंपाइलर के साथ ऑलरेडी जिनकी फंक्शनैलिटी पहले से लिखी हुई होती है, हम सिर्फ उनको कॉल करते हैं, उन्हें लिखने की दोबारा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। जैसे आपने बहुत से प्रोग्राम यूज़ किए हैं हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस में से आते हैं, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, गेट सी एच ई है, एग्जिट ज़ीरो वाला फंक्शन है, हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर वाला फंक्शन है,
हमने यूज़ किया था कि हम किसी भी वेरिएबल का अगर साइज़ फाइंड करना चाहते हैं, मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है, तो वो वाला फंक्शन हमने बिल्ट इन यूज़ किया था। सिक्योर रूट का फंक्शन अगर हम देखना चाहते हैं तो मैथ्स डॉट एच के अंदर SQRT, इस तरह सीलिंग का फंक्शन है, इस तरह हमारे पास और बेशुमार फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन है, वो किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर इंक्लूडेड हैं, और उनको फिर हम अगर उनको फंक्शन को हम यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, सिंपल हम उनकी वैल्यू को वहाँ पे पास करेंगे, तो अल्टीमेटली वो वाला फंक्शन जो है हमारा वो पीछे से उस हेडर फाइल के अंदर लिखा हुआ है तो वो कॉल हो जाएगा और उसका रिजल्ट हमें अपने ही मैन के अंदर रिटर्न हो जाएगा। मैथ की प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी ऑपरेशन हम चाहते हैं, उसकी एक लाइब्रेरी फंक्शन पूरा लिखा हुआ है मैथ्स डॉट एच के अंदर, जिसमें फंक्शंस है एक SQRT, और एक्स की वैल्यू जब पास करेंगे, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो 900 पास किया हमने तो उसकी वैल्यू हमें 30 रिटर्न होगी। इस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, लॉगरिथम का फंक्शन है, अगर लॉग किसी भी नंबर का फाइंड करना चाहते हैं, अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, यू कैन फाइंड ओवर हियर यूजिंग द फंक्शन FABS x, उसका जो पैरामीटर पास होगा। अगर कोई सीलिंग का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप कोई वैल्यू दे रहे हैं, कोई फ्लोट वैल्यू है, उसको आप सील करना चाहते हैं, सील मीन के अगर 9.2 है तो सील का मतलब रूफ अपर वैल्यू, तो 9.2 को जो 10 कंसिडर करेगा। इस तरह फ्लोर का फंक्शन अगर 9.2 है तो उसको वो 9 जो करेगा, बशर्ते कि इसके कि वो 9.5 हो या हमारे पास 10 हो। पावर का फंक्शन अगर आप देखते हैं तो इसके दो पैरामीटर्स एक्स और वाई, एक्स रेज टू पावर वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू जो है आप इसको पास करेंगे सिंपली, और इसका रिजल्ट आप किसी भी वैल्यू में गेट कर सकते हैं। रन टाइम में दो वैल्यू एक्स की और वाई की रीड करें, उन दो इस फंक्शन को पास कर दें और नीचे आप POWR पावर का वैल्यू लेके इक्वल कर दें, तो आपको पावर के अंदर इसकी वैल्यू गेट हुई। इसका मतलब है कि ये दो वैल्यू जो हैं, ये फंक्शन जो है इसका प्रोटोटाइप हमारे पास है, जब ये कॉल होगा तो आपके कॉल फंक्शन के अंदर ये वैल्यू जाएंगी, और मैथ्स डॉट एच के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू प्रोवाइड की जाएंगी, और वहाँ से इसकी प्रोसेसिंग होगी, कोड सारा इसका वहाँ पे मौजूद है, तो आप वहाँ से इसका रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा आपके प्रोग्राम के अंदर। इस तरह साइन, कॉज और टेन की और कोसाइन की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है बिल्ट इन फंक्शन के अंदर, वो रैंडम नंबर जनरेशन का है, कि हमारे यहाँ डेली लाइफ में बहुत सी जगहों पे हम रैंडम वैल्यू के साथ खेलते हैं, बहुत सी गेम्स के अंदर ये रैंडम नंबर यूज़ होता है, बहुत सी लकी ड्रॉज के अंदर, और बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें अपने कुछ ऐसी प्रोसेसिंग होती है हमारे पास कि हमें नेक्स्ट बिहेवियर का पता नहीं होता, तो कुछ प्रोबेबिलिटी के तहत हम चीज़ों के साथ जो है प्ले कर रहे होते हैं, तो रैंडम जो है उसका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो आज हम देखते हैं कि सी के अंदर रैंडम नंबर जो है किस तरह जनरेट होते हैं, और किस तरह हम डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनको रैंडम की मदद से ना उनको हम हल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। So the element of chance, ये chance है, probability है, can be introduced into computer applications by using the C standard library functions rand, rand from the stdlib.h, standard library.h के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है rand का, rand mean random number। Consider the following statement कि हमारे पास एक वेरिएबल i है इक्वल टू rand का फंक्शन है, और ये rand का जो फंक्शन है ये बिल्ट इन है stdlib.h के अंदर। The rand function generates an integer between 0 and the random max, और symbolic constant है इसके अंदर। हमने इसके अंदर जो रैंड मैक्स की वैल्यू है सी स्टैंडर्ड सी के अंदर, वो बेसिकली 2 बाइट्स का नंबर है, तो इसका मतलब है कि आप 2 की पावर 16 करेंगे तो 32,767 का मैक्सिमम अपर लिमिट आ जाएगी। इसका मतलब है कि 0 और 32, 76, 7 जो है उसके दरमियान कोई भी नंबर आपका वो रैंडमली जनरेट करके दे देगा आपको। इसी को अगर हम अपनी जो गेम है जिसको हम उर्दू में लूडो कहते हैं, तो उसको देखें तो उसके अंदर डाइस रोलर होता है, जिसमें हम उसको हर बार रोल करते हैं, उसके ऊपर 6 साइडेड होती है उसकी, और हर साइड के ऊपर एक नंबर लिखा होता है 1 to 6। प्रोबेबिलिटी होती है कोई भी नंबर आ सकता है जब आप रोल करेंगे उसको। तो अगर उसको हम इस रैंडम फंक्शन से एलिब्रेट करने की कोशिश करें तो इसकी लॉजिक में थोड़ी सी एलिब्रेट कर देता हूँ कि हम कहते हैं हमने 20 टाइम जो है वो अपने डाइस रोलर को रोल किया है, और हम हर बार चेक करना चाहते हैं कि उसके ऊपर क्या रैंडम वैल्यू उसने दी है। तो हमने एक लूप 1 से 20 तक चलाई, और नीचे यहाँ पे हमने रैंडम का फंक्शन जो है रैंड के हिसाब से अल्टर किया है और मॉडिफाई किया है और अपने हिसाब से इसको बनाया है। यहाँ रैंड की जो वैल्यू रैंडम का फंक्शन है ये वैल्यू रिटर्न करेगा हमें 10 से लेके 32,767 के दरमियान में कोई भी वैल्यू हमें दे देगा। जब उसको मॉड 6 करेंगे तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास 0 से 5 तक आएगा। रिमाइंडर हमारे पास हमेशा जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे एक लेस होता है, तो 0 से 5 तक इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसका नंबर
आ जाएगा। अब 0 से 5 तक नंबर आ जाएगा तो इसका मतलब है 0 जो है वो हमें डाइस रोलर के अंदर नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए। 5 मैक्सिमम है तो उसकी 5 की जगह हमें 6 चाहिए। 0 मिनिमम है तो उसकी जगह 1 चाहिए। तो इसका मतलब है हम इस जो रिजल्ट हमें यहाँ पे रिटर्न होगा रैंडमली, उसके अंदर हम एक ऐड करेंगे तो हमारे पास डाइस रोलर बन जाएगा। 1 to 6 हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है। 10D का मतलब है कि हम जहाँ भी जो नंबर प्रिंट करवा रहे हैं उसके दरमियान 10D 10 स्पेसेस आ जाएंगी। पहली बार जो नंबर प्रिंट होगा नेक्स्ट नंबर प्रिंट करेगा तो उसके दरमियान 10 स्पेसेस होंगी। फिर हमने कहा कि आई को, कि अगर हमारे पास आई की %5 के साथ चेक कर रहे हैं कि हर 5 वैल्यू के बाद आपको न्यू लाइन के ऊपर नया नंबर जो है वो दे, तो हम टोटल 20 नंबर्स हैं तो हमारे पास 4 रोज़ आ जाएंगी, हर रो के अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है ये 20 जो 1 से लेकर 20 तक जो हमने डाइस रोल किया है उसकी वैल्यू जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगी। इसे आउटपुट देख सकते हैं आप कि ये जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास जो है ये रैंडम वैल्यूज़ ने जनरेट, हर बार पहली बार 5 आया, दूसरी बार 5 आया, तीसरी बार जो रोल हुआ तो कंप्यूटर ने खुद ही प्रोग्राम के थ्रू किया तो 3 आया। ऑनलाइन टेस्ट जो लास्ट जो 19th वैल्यू थी एक ही बार हमारे पास 6 आया और आखिर में हमारे पास 4 आया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोग्राम है, हम कहते हैं यूज़र से पूछते हैं जी कि वो कितने नंबर जनरेट करना चाहता है और अपर लिमिट मतलब कहाँ तक नंबर उसके होने चाहिए, उसके दरमियान जो है नंबर वो जनरेट करना चाहता है। तो वो अपनी लिमिट बता दे कितने नंबर चाहिए उसको, कितने रैंडम नंबर चाहिए और अपर लिमिट कितनी है। मैं कहता हूँ 50, 0 से लेके 50 तक के दरमियान में मुझे 10 नंबर जनरेट करके दे दे कोई भी, तो वो सॉरी तो वो आपको करके दे देगा। इस प्रोग्राम का कोड यहाँ पे हमारे पास है, रैंडम के फंक्शन को यूज़ करके हमने किया है। हमने यहाँ पे यूज़र से पूछ लिया कि हाउ मेनी रैंडम नंबर्स ही और शी वांट, उससे रन टाइम पे वैल्यू ले ली और मैक्सिमम वैल्यू उससे हमने पूछ ली और नीचे हमने प्रिंट करा दिया कि रैंडम नंबर्स फ्रॉम 0 टू द मैक्स वैल्यू, वो हमने यहाँ पे दे दी। रैंडमाइज का जो फंक्शन है ये भी stdip.h के अंदर है। ये बेसिकली रैंडम नंबर जनरेटर है, ये फंक्शन जो है रैंडम नंबर जनरेट करता है। नीचे हमने कितने नंबर चाहिए वो n से स्पेसिफाई किया हुआ है हमने, तो लूप हमने 1 से लेके उस नंबर तक चलानी है कि यूज़र ने 10 का है तो 10 चलेंगे, 10 तक लूप चलेगी। हर बार हम जो है रैंडम, ये नीचे हमारे पास एक फंक्शन है रैंडम मैक्स का, ये मैक्स की वैल्यू जो है आपने यहाँ पे दे दी। मैक्स जो है आपका वो आपने बताया था 50, अगर मिसाल के तौर पर आपने दे दिया है तो रैंडम 50 के आपका 0 से लेके 50 के दरमियान में हर बार एक रैंडम नंबर ये पिक करेगा और ये नंबर में स्टोर कर देगा और यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो अगर आप ये रैंडमाइज यूज़ नहीं करेंगे और इसको अगर कमेंट आउट कर दें और सिंपल इस कोड को रन करेंगे तो हर बार आपको एक ही वैल्यू जो है वो देगा और हर बार नई वैल्यू आपको ये रैंडम की नहीं देगा। तो रैंडमाइज जो है ये रैंडम नंबर जनरेशन है, जनरेट करता है हर बार। तो रैंडम मैक्स की वैल्यू जो है वो आपको अपर लिमिट 0 से लेके अपर लिमिट जो आपने यहाँ पे मैक्स पास की हुई है उसके दरमियान आपको नंबर देगा। इसकी आउटपुट को देख सकते हैं यहाँ पे आप कि यूज़र से पूछा था हमने हाउ मेनी रैंडम नंबर्स यू वांट, तो उसने कहा 10 नंबर चाहिए हमें और एंटर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंडम नंबर्स उसने 50 कहा था। तो हम कहते हैं 10 रैंडम नंबर्स फ्रॉम 0 to 50 आर, तो ये जो 10 नंबर जो हैं उसने 50 0 और 50 के दरमियान जो उसने फेच किए थे तो उनकी डिटेल ये है। यहाँ पे मेरा कुछ गला ख़राब है, इस वजह से थोड़े सा जो है इरिटेशन हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। डिफाइनिंग रेंज के हिसाब से इन जनरल टू जनरेट नंबर्स बिटवीन इंटीजर्स ए एंड बी इंटरवल, सो द फार्मूला कैन बी रिटन एज a प्लस रैंड का फंक्शन मॉड b माइनस a प्लस 1। अगर हम कहते हैं 21 और 31 के दरमियान हमें कोई रैंडम नंबर जनरेट करने हैं तो इन वैल्यूज़ को अगर हम ए और बी में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें इस फार्मूले के अंदर तो हमारे पास कुछ यूँ वैल्यू बन जाएगी 21 प्लस रैंड मॉड 31 माइनस 21 प्लस 1, तो विच इज़ 21 प्लस रैंड मॉड 11। तो इसका मतलब है स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 21 है, वो हमेशा यही रहेगी, उसके अंदर जो है कोई भी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो अब इसका अगर आप यहाँ पे देखें तो रैंड मॉड 11 करेंगे तो इसका मतलब 0 से लेकर 10 तक आपके नंबर यहाँ पे आंसर आ सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उन जो भी नंबर है उसको हम 21 में ऐड करेंगे तो हमारे पास नई वैल्यू आएगी। तो आप इससे इस तरह हमारे पास नंबर जनरेट होते हैं। इफ़ यू डोंट यूज़ रैंडोमाइज, पिछली वाली मैंने बताया था अगर आप रैंडोमाइज यूज़ नहीं करते तो ईच टाइम कंपाइल जो करेंगे आपको तो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। हम ये नहीं चाहते, प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता, हर बार आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए होता है। तो यू शुड गेट डिफरेंट रैंडम नंबर्स इफ़ यू री रन और योर प्रोग्राम्स इन अदर टाइम। दिस इज़ डन नॉर्मली थ्रू सीडिंग, हम सीड कर रहे होते हैं कि हम ये प्रोबेबिलिटी दे रहे होते हैं कि हमारे पास जो आने वाला एक जो नंबर बार जनरेट है उसके बाद जो दूसरे बार नंबर हमारे पास आ रहा है, ये जो री रन हुआ है प्रोग्राम तो उसकी वैल्यू पहले वाले से मुख्तलिफ होनी चाहिए।
सो द सीड वैल्यू फॉर द रैंड फंक्शन, हमारे पास ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, उसके अंदर भी इसकी वैल्यू मिल जाती है, इसको हम इसके साथ प्ले कर सकते हैं, इसको हम खुद से भी सेट कर सकते हैं. द सीड वैल्यू डिटर्मिन्स द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स व्हेन कॉलिंग द रैंड फंक्शन. कि जो सीड की वैल्यू है ये डिटर्मिन करती है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस डिटर्मिन करती है कि जब रैंडम नंबर जो है कॉल होंगे तो रैंडम फंक्शन के थ्रू, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है हर बार आपको बना के देगी. इफ़ प्रोग्राम ऑलवेज यूज द सेम सीड वैल्यू, अगर सेम सीड वैल्यू हर बार प्रोग्राम को दे रहे हैं तो अल्टीमेटली रैंड का फंक्शन जो है वो सेम सीक्वेंस नंबर हमेशा जनरेट करता रहेगा. यहाँ पे इस सीड के हिसाब से इस प्रोग्राम के अंदर कुछ इलस्ट्रेशन की हुई है. इसको आपको मैं समझा देता हूँ कि हमारे पास जो है हमने ये जो कमेंट की हुई 3 लाइन्स हमने, तो इसको सीड की वैल्यू हमने यूज़र से पूछ ली है, और ये वैल्यू जो है हमारे पास एक बिल्टन फंक्शन है एस रैंड का, और सीड रैंड, और ये हमारे पास बिल्टन है किसके अंदर, stdlib.h के अंदर. जब इसकी वैल्यू यहाँ से हम यूज़र से गेट करेंगे और इसको पास करेंगे, तो अगर आपने 500 पास किया है तो पहली बार जब रन करेंगे तो ये अल्टीमेटली आपको जो नंबर रिटर्न नीचे कर रहा है तो एक सीक्वेंस देगा, नेक्स्ट टाइम वो सीक्वेंस ऑलमोस्ट आई होप सो के सेम ही आएगा. लेकिन बेहतर यही है कि आप इस सीड की वैल्यू के साथ कुछ ऐसा, ये नंबर लिया आपने, उस नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन करें, कुछ डिवीजन करें, कुछ ऐसी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करें, और उसको लूप के अंदर जो है हर बार उसकी नई वैल्यू लें, और वो वैल्यू जो है आप एस रैंड के फंक्शन को पास कर दें, ताकि ये प्रोबेबिलिटी आप खुद से सेट कर लें कि हमेशा जो है ये एस रैंड की वैल्यू के अंदर जो सीड जो दे रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू मुख्तलिफ होगी पिछली वाली वैल्यू से, तो आपके रिजल्ट्स जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है कुछ मुख्तलिफ होंगे. लेकिन इसको इंश्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमारे पास जो सीट की वैल्यू हमने ऐसे सेट की हुई है कि वो हर बार मुख्तलिफ आ रही है, और हर बार मुख्तलिफ आने के बाद जो हमारे पास जो रैंडम नंबर का सीक्वेंस जनरेट हो रहा है वो भी मुख्तलिफ आ रहा है. तो आप खुद से भी कर सकते हैं इसको. लेकिन बेहतर यही है कि आप एस रैंड के अंदर जो हमने यहाँ पे एक सीड की जगह पे टाइम नल का फंक्शन एक यूज़ किया. टाइम नल का फंक्शन क्या करता है कि ये आपके CPU की क्लॉक का टाइम होता है, और आपको पता है CPU क्लॉक का टाइम हमेशा इंक्रीमेंट होता है, और जो करंट वैल्यू होती है उसकी वो वहाँ से उठाता है, और ये वैल्यू उठा के आपको यहाँ पे सीड में डाल देगा. तो हर बार जो होती है CPU क्लॉक का जो टाइम है वो मुख्तलिफ होगा, उसकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी, तो वो लास्ट 24 आवर्स के साथ कंप्यूट होती है. तो वो वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तो उसको वो नई वैल्यू होगी, वो नई वैल्यू एस रैंड के साथ हम कंपेयर करेंगे. जिसका मतलब है कि जब ये फंक्शन एस रैंड का एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे इस वैल्यू के साथ हर बार नई वैल्यू होगी, तो एस रैंड क्या करेगा हमें कि जो पहले सीक्वेंस जनरेट हुआ है वो नेक्स्ट टाइम के सीक्वेंस से हमेशा हमारे पास वैल्यू जो है मुख्तलिफ आएंगी. तो हमने आई से 1 से 10 तक जो है वो नंबर डाइस रोल किया. ये डाइस रोल का फंक्शन है 1 प्लस रैंड मॉड 6. रैंड का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है जब 1 प्लस कर देंगे तो 1 to 6 तक हमारे पास नंबर जनरेट करेगा. और हमने टोटल नंबर 10 प्रिंट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं हर रो के अंदर 5 एलिमेंट्स हों, तो हम 2 रो हैं, तो हमारी आई मॉड 5 को 0 करेंगे तो 2 रो के अंदर जो है हमारे पास ये 1 से लेके 10 के दरमियान जो है कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके हमें 10 वैल्यू दे देगा. 1 से लेके 6 के दरमियान, मतलब डाइस रोल हो रहा है ना, तो 1 से 6 के दरमियान कोई भी नंबर होंगी, लेकिन 10 इटरेशन होंगी हमारे पास उन रैंडम नंबर्स की. इसको रन करते हैं. जैसे वैसे बताया आपको कि एस रैंड और टाइम नल के साथ क्या करता है, इट मेक्स यूज़ ऑफ द कंप्यूटर्स इंटरनल क्लॉक टू कंट्रोल द चॉइस ऑफ द सीड. हर बार जो सीड की जो चॉइस होगी इंटरनल क्लॉक, कंप्यूटर के इंटरनल क्लॉक के हिसाब से सेट हो रही होगी. जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे फर्स्ट टाइम तो हमारे पास ये सीक्वेंस एक जनरेट होगा रैंडम नंबर का. जब इसको दोबारा रन करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास टोटली जो है फर्स्ट और सेकंड रन के अंदर हमारे पास जो है, तो सेकंड रन जब हम यहाँ पे करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है पहले वाली जो हमारे पास 10 वैल्यू प्रिंट हुई हैं डाइस रोलर्स की, वो सेकंड वाली जो सीक्वेंस हमारे पास जनरेट हुई टोटली मुख्तलिफ है. अब हमने इस प्रोग्राम में आपको मैंने ये बताना है कि हम डाइस रोल को 6000 टाइम जो है वो उसको रोल कर रहे हैं, और ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जब 6000 टाइम कंप्यूटर उसको रोल करेगा तो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक जो नंबर्स है हमारे पास उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी कि 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार, 4 कितनी बार, 5 कितनी बार, और 6 कितने टाइम जो है वो अपीयर हुआ है टोटल 6000 टाइम्स के अंदर. तो हमने यहाँ पे रोल जो है हमारे पास वो हमने 1 से लेकर 6000 तक लूप चला दिया. यहाँ पे रैंडम का फंक्शन लिख दिया हमने 1 से 6 तक का, उसकी वैल्यू जो है हमने फेस को साइन कर दी है. फेस मीन की जो आप खेलते हैं जो ऊपर बड़ी वैल्यू आती है उसको हम फेस कहते हैं कि 6 है, 3 है, 4 है, और ये फेस वाली वैल्यू हमने स्विच को पास कर दी है, ये लूप के अंदर है. और आप हर फेस की जो वैल्यू 1 आई है तो केस 1 से लेकर 6 तक हमने केसेस लिख दिए हैं, और हर केस के अंदर जो है आपने
उसकी जो फ्रिक्वेंसी हमने 0 पर सेट की थी, काउंटर लगाया हुआ था, उसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और ब्रेक लगा दिए तो हर केस के अंदर। तो जब ये आप 6000 टाइम जो है लूप आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो जब लूप से बाहर आएंगे तो आपके पास तमाम फ्रिक्वेंसीज़ की वैल्यू जो हैं वो सारी की सारी अपडेटेड होंगी, और इनको आप अपने लूप के बाहर आके सबको प्रिंट करवा लेना है। जब प्रिंट करवाएंगे और इसको जब प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है 1 to 6 जो है हमारे पास 987, 984, और ये 987 टाइम्स 1 आया है, और 1022 टाइम्स जो हमारे पास 6 है। इस तरह बाकी की वैल्यू इन साइड जो है वो ट्रेड जितनी हुई हैं तो वो आ गई। इन सबको अगर हम जमा करें यहाँ पे तो हमारे पास टोटल 6000 ही बनता है। फंक्शन कॉल बाई वैल्यू पहले भी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो है फंक्शन को इन्वोक करने के दो तरीके हैं प्रोग्रामर लैंग्वेज के अंदर, जनरली मैनी प्रोग्रामर लैंग्वेज के अंदर, कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस। जब हम आर्गूमेंट्स पास करते हैं फंक्शंस को, तो कॉलिंग फंक्शन के अंदर मैन के अंदर, तो कॉपी ऑफ दैट वेरिएबल्स जो होती है वो पास हो रही होती है कॉल्ड फंक्शन को। वो चेंजेस टू द कॉपी डू नॉट अफेक्ट्स एन ओरिजिनल वेरिएबल्स। अगर हम उस जो कॉपी हमने भेजी है और कॉल्ड फंक्शन का कोई भी हमने उसके साथ प्रोसेसिंग करके वैल्यू को चेंज भी कर दिया, तो वो चेंज जो है ओरिजिनल वेरिएबल्स के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी। और कॉल बाई वैल्यू शुड बी यूज्ड व्हेनेवर द कॉल्ड फंक्शन डज नॉट नीड टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द कॉलर्स ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल। जब हम उस वक्त इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं जब कभी हमें ये पता हो कि हम जो कॉल्ड फंक्शन की वैल्यू के साथ ओरिजिनल वैल्यू की को चेंज ना करना चाह रहे हो हम लोग, तो फिर हम जनरली कॉल बाई वैल्यू यूज़ कर रहे होते हैं। सी के अंदर जनरली जो है ऑल कॉल्स जो होती हैं बाय वैल्यू ही होती हैं। यहाँ पे क्विज है आपका कि हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी। ए में हमने 5 एंटर किया हुआ है और बी में 6 किया हुआ है। तो हम कहते हैं जी कि हम इन दो नंबर को फंक्शन को पास कर दें और फंक्शन जो है हमें इनकी वैल्यू को शफल करके दे दे, स्वैप करके दे दे। मतलब ए में 6 डाल दे और बी में 5 एंटर कर दे, स्वैप कर दे, असाइन कर दे वैल्यू। यहाँ पे इसका प्रोग्राम है कि हमने ए की वैल्यू को 10 और बी को 20 साइन किया मैन के अंदर। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने स्वैप वैल्यू का एक फंक्शन बनाया, उसको पास कर दिया, और जो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा तो सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे फंक्शन की डिफिनेशन के अंदर। दोनों वैल्यू एक्स वाई में गेट की हमने। थर्ड वेरिएबल हमने लिया यहाँ पे इनकी वैल्यू को स्वैप करने के लिए, टेम्परेरी वेरिएबल जिसको हम टी कहते हैं। टी में हमने एक्स की वैल्यू टी में रख दी, और वाई की वैल्यू 20 थी हमने एक्स में असाइन कर दी। एक्स की वैल्यू ओवर राइट हो गई। अब एक्स में पहले से हमारे पास 10 पड़ा हुआ था, ऊपर से आया था। अब वाई की वैल्यू 20 हम एक्स को दे दी है, तो एक्स की वैल्यू पहले से हमने रिटेन किसी और जगह पे रखी हुई थी ताकि वो वैल्यू ज़ाया ना हो जाए। तो टी के अंदर जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू पड़ी हुई है, तो अब एक्स की वैल्यू हमने जो टी के अंदर पड़ी हुई थी उसको हमने वाई को साइन कर देना। इसका मतलब है एक्स वाली वैल्यू वाई को साइन हो गई है, और जो वाई वाली वैल्यू थी वो हमने एक्स को साइन कर दी है, और एक्स की वैल्यू को रिटेन करने के पीछे हमने पहले से टेम्परेरी वैल्यू में डाल दिया था। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास शफल हो चुकी होगी। एक्स में हमारे पास 20 आ जाएगा और वाई में हमारे पास 10 आ जाएगा। तो जब यहाँ से कंट्रोल ये फंक्शन पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो कंट्रोल आपको वापस जब यहाँ पे जाएगा तो उस वक्त ये वैल्यू स्टेटमेंट जब प्रिंट होगी तो उसके अंदर हमारे पास ए और बी की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ ही रहेंगी, उनमें कुछ चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मैन के अंदर जो कॉलिंग फंक्शन है उसकी जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। दो हम नीचे उन्हीं वेरिएबल की वैल्यू को हम नीचे अपने फंक्शन में चेंज कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक्स और जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ था एक्स और वाई की वैल्यू 20 और 10 हो गई थी, लेकिन जब ऊपर हम फंक्शन जहाँ पे हमारा कंट्रोल लेट हुआ था, जब कंट्रोल वापस दोबारा मैन में आएगा, मैन दोबारा एक्टिव होगा, तो आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट जो ए और बी के हिसाब से लिखी थी हमने वो ए की 10 और बी की 20 वैल्यू ही प्रिंट करेगा। कॉल बाई रेफरेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कभी हम कहते हैं कि जो हमने वैल्यू कॉल बाई वैल्यू से भेजी है मैन फंक्शन से, कॉलिंग फंक्शन से, वो कॉल्ड फंक्शन में जो प्रोसेसिंग उनके साथ करेंगे उनका इफेक्ट कॉलिंग फंक्शन के वेरिएबल के साथ भी अगर हो जाए तो उसको हम कॉल बाई रेफरेंस कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे, पॉइंटर का चैप्टर हमारे पास नेक्स्ट में आएगा, तो जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो हमारे पास कॉल बाई रेफरेंस की डिटेल उस वक्त आ जाएगी हमारे पास। हमारे पास एरे का जो कंसेप्ट है, जो हमारे डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डाटा टाइप पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जो हमारे पास जो जितनी भी वैल्यू पास होती हैं ऑटोमेटिकली बाय रेफरेंस ही हम पास कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बेसिकली मेमोरी के एड्रेस के साथ प्ले कर रहे होते हैं। और मेमोरी के एड्रेस के साथ अगर हम कहीं भी बैठ कोई काम करेंगे तो अल्टीमेटली उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी उस वैल्यू के साथ एड्रेस के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग कराएंगे तो अल्टीमेटली उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी उसकी अल्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, और आज के लेक्चर के हिसाब से आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे ये लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और बेल आइकन्स पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली फ्यूचर की तमाम वीडियो ऑटोमेटिकली आपको मिलती रहें। और आज के लेक्चर के हिसाब से मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमने डाइस रोलर वाली गेम बनाने की कोशिश की है, इसकी कुछ आउटपुट्स भी आप बना सकते हैं, उसको प्रोग्राम लिख सकते हैं अपने हिसाब से। उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये कर सकते हैं कि
आपकी जो लूडो की जो जो गेम होती है उसकी बैक साइड पे कवर के ऊपर ना एक स्नैक लैडर गेम बनी होती है। स्नैक लैडर गेम के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं जी कि 1 से लेके 100 तक जो है आपने लूप चलानी है। आपने लूप तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक वैल्यू 100 नहीं आती। रिजल्ट है ना, आप पहली बार खेलेंगे तो 3 आ गया, तो आपने दोबारा खेला तो आपके पास 2 आया तो 5। तो मतलब एक वेरिएबल के अंदर आप जो है हमेशा हर डाइस रोल का रिजल्ट जो है वो सेव करते जा रहे हैं, और साथ ही प्रोसेसिंग करते जा रहे हैं कि आपने ये डिफाइन किया हुआ है कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर जो है आपकी लैडर है और कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आपकी स्नैक है, स्नैक कहाँ पे ईटिंग कर रहा है। जहाँ पे हमारे पास लेडर की वैल्यू आ रही है, हम कहते हैं 14 पे लेडर है, 14 का लेडर जो है आपकी वैल्यू को रिजल्ट को थ्रो करेगा सीधा 28 के ऊपर। तो इसका मतलब 14 के अंदर 14 ऐड करेंगे तो आप 28 पे पहुंच जाएंगे। तो जो ही आपके रिजल्ट के अंदर रैंडमली आपने खेला कोई वैल्यू, रिजल्ट बाई चांस 14 बन गया, तो 14 के अंदर जब करेंगे तो 14 का मतलब ये है कि आपका रिजल्ट के अंदर अपडेट हो जाए 28। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी लेडर के केसेस हैं और जितने भी हमारे पास स्नैक के केसेस हैं उनके आपने क्या बना देने, स्विच केसेस बना लेने। हर बार रिजल्ट की वैल्यू को आपने स्विच को पास करना है, रैंडम की वैल्यू आई उसको अपने रिजल्ट में अपडेट किया, रिजल्ट को स्विच को पास किया, और स्विच के अंदर तमाम के तमाम केसेस बनाए हुए हैं आपने। लैडर वाले केसेस भी हैं, लैडर की स्टार्टेड वैल्यू, और स्नैक की जहाँ पे इसका मुंह है, जहाँ पे वो वैल्यू को ईट कर रहा है और आपको वापस किसी किसी नंबर पर थ्रो कर रहा है। लैडर वाले तमाम के तमाम केसेस में हमारे पास प्लस का ऑपरेशन होगा, रिजल्ट के अंदर वो वैल्यू जमा करनी है कि आपने नेक्स्ट रिजल्ट उसके अंदर अपडेट करना है। एक ही वेरिएबल के अंदर आपके रिजल्ट की वैल्यू जो है वो जमा हो रही होगी, और उसी रिजल्ट के अंदर आपको डिक्रीमेंट करके रिजल्ट की वैल्यू को अपडेट कर रहे होंगे। तो आपने जब ये सारे केसेस लिख दिए, रिजल्ट के अंदर वही ऑपरेशन हो रहा है, तो जब कभी भी आपके पास 100 आ जाएगा रिजल्ट में, तो इसका मतलब आप लूप से आउट हो जाएंगे। तो जब लूप से आउट होंगे तो आपको ये बताए कि आपने कितने टाइम जो है वो लेडर्स के लेडर यूज़ किया है और कितने टाइम आप स्नैक के हाथ चढ़ गए हैं, और ये वाली चीज़ें बता दें, और कितनी अट्रेशंस के अंदर जो है आप 100 को पहुँचे हैं, कितने अट्रेशंस के बाद आपकी गेम ओवर हुई है। तो इस रैंडम के फंक्शन जो हमने डाइस रोल का फंक्शन बनाया, इसकी मदद से आप ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम बनाना है आपने, और आपकी इससे वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। एक और प्रोग्राम भी बना सकते हैं कि आप 1 से लेके 100 तक जो है कोई रैंडम नंबर प्रिंट करवाएं, और उनके अंदर जो है हर रो में 10x10 का ग्रेड बना लें, और जहाँ पे हमारे पास रैंडम नंबर 6 आ रहा है तो उस जगह पे आप उसको आप रिप्लेस कर दें किसी भी स्पेशल सिंबल के साथ। लाइक आप जो है कोई इंक्वायरी सिंबल लगा लें, वहाँ पे कोई हार्ट सिंबल लगा लें, कोई और सिंबल से रिप्लेस कर दें, और आखिर में आपको ये बता दें कि 1 से 100 के दरमियान में हमारे पास कितने टाइम जो है वो इंक्वायरी सिंबल्स आई हैं। मिसाल के तौर पे 6 कितनी टाइम आया है, तो आप 6 को काउंट कर लें। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत से काम जो है रैंडम की मदद से आप कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी समझ नहीं आई है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हैं, आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को जो मैंने यूट्यूब पर डाला वो उसके कमेंट सेक्शन में भी जाके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी मसला हो तो आपने मुझसे पूछना है। एक दूसरे के साथ आपकी डिस्कशन आपकी ग्रुप के अंदर होती है, एक दूसरे से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके सारे प्रोग्राम आपने खुद बनाने हैं, और इससे मिले जुले खुद प्रोग्राम मज़ीद और भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। जब ये काम खुद से करना शुरू कर लेंगे आप, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लोगों की चीज़ों को कॉपी करते रहेंगे और कोई भी कंसेप्ट आप गेन नहीं करेंगे, तो आप आगे प्रोसीड इस कोर्स में नहीं कर सकते। मैं पहले कितनी बार आपको कह चुका हूँ। तो प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आपको आजकल लॉकडाउन है, आप घरों के अंदर हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। सेमेस्टर के 6 कोर्सेज़ थे, अब 2 कोर्सेज़ हैं, तो ये कोर्स जो है इसको आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं। अगर पहले इसको 1 घंटा देते थे तो 6 घंटे का स्टडी करते थे, तो 1 घंटा इसके लिए था, तो अब इसको आप 2 घंटे दे सकते हैं या 3 घंटे दे सकते हैं, क्योंकि कोर्सेज 2 हैं आपके पास। टोटल 6 घंटे ही आपके बन रहे हैं, लेकिन 3 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को दें और 3 घंटे आप इसको दें, और दूसरा सब्जेक्ट अगर आपको ईजी है तो उसको आप 4 घंटे भी दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और सी को ज़्यादा से ज़्यादा, ये फाउंडेशन कोर्स है, इसको सीखने की कोशिश करें। जब भी आपका सी की फाउंडेशन प्रोग्रामिंग की स्ट्रांग हो जाएगी, लॉजिकली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आने वाले जितने भी कोर्सेज आपके फर्दर सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स में हमारे पास आएंगे, तो वो उनमें आपको बहुत आसानी होगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।